सुमन की माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। एक दिन की बात है। सुमन, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। इसकी वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या पापा, आप हमारे लिए नई माँ लाए हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई नई माँ लेकर नहीं आया हूँ। मैं अपने लिए नई बीवी लेकर आया हूँ, पर इसकी एक शर्त है कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब भी इस घर से निकल जाओ। पापा, हम दोनों भाई बहन कहाँ जाएंगे? हमारी तो इस दुनिया में एक आप ही हो। अब आप भी हमें दुत्कार देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, पर इस घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। सुमन अपने भाई राजू का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है। उसका भाई और वो दोनों रोते रोते इधर उधर भटक रहे होते हैं। दीदी, हम इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाएंगे? हमारा तो इस शहर में कोई भी नहीं है। माँ दुनिया छोड़कर चली गई और पापा ने भी हमें छोड़ दिया। अब हम क्या करें? तू फिक्र क्यों करता है? तेरी बहन है ना, तू यहीं रुक, मैं कहीं से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुमन अपने भाई के लिए हर किसी से खाना मांगती है, पर उसको कोई खाना नहीं देता। इतने में ही बारिश होने लगती है। सुमन और राजू सिर छिपाने के लिए इधर उधर भागते हैं, पर उन्हें कोई जगह नहीं दिखती। इस वजह से वो एक कूड़ेदान में छिप जाते हैं, जहाँ पर वो बारिश से बच जाते हैं। न घर का ठिकाना है, न रोटी का जुगाड़। हमें भला कोई आश्रय क्यों देगा? एक काम करते हैं राजू, इस कूड़ा घर में ही रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ से तो हमें कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि हमारे पिता ने ही कूड़ा समझकर निकाल दिया। तो क्यों ना हम इसी को अपना घर बना लें। मैं इसी कूड़ा घर में रह लूंगा। सुमन और राजू उसी कूड़ा घर में रहने लगते हैं। वो कूड़ा बिनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन जब सुमन कूड़ा बिनकर घर आई तो राजू बड़ी खुशी खुशी उसको बुलाता है। दीदी, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। आज तो बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात है? दीदी, मैंने ना तुम्हारे लिए पूड़ी और सब्जी रखी है। ये तुझे कहाँ से मिली? यहाँ पास ही में भंडारा हो रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए भी ले लिया। अब हम दोनों मिलकर पूड़ी सब्जी खाएंगे दीदी। आज कितने दिनों बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। सुमन देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर उसके कपड़े गंदे और मुंह पर हमेशा कालिक लगी रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता किसी को दिखती नहीं थी। एक दिन उसके कूड़ा घर के पास फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दीदी देखो, हमारे घर के पास फिल्म की शूटिंग वाले आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी। चलो देखने चलते हैं। राजू और सुमन जब फिल्म की शूटिंग देखने के लिए भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं जाने देता, बल्कि सब उनको धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। सुमन और राजू फिल्म की शूटिंग देख नहीं पाते, जिसका उनको बहुत दुख होता है। वो वहीं पर बैठकर डायलॉग सुनने लगते हैं। दीदी, क्या सच में हीरो हीरोइन बहुत सुंदर होते हैं? हम तो सामने शूटिंग होने के बावजूद भी इनको नहीं देख पा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके डायलॉग सुन, कितने अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं। और हमें क्या करना है? हम इतने छोटे हैं कि हमसे कोई भला क्यों ही मिलना चाहेगा। दीदी, आप सही कह रही हो। हम ठहरे कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा घर में रहने वाले, हमसे तो सब लोग वैसे ही घृणा करते हैं। एक दिन की बात है। सुमन और राजू डायलॉग बोलकर आपस में बातें कर रहे थे। रात का समय था कि तभी एक गाड़ी अपना बैलेंस खोकर पास के कमरे से टकरा जाती है। अरे, ये आवाज कैसी? चल बाहर जाकर देखते हैं, लगता है कुछ टूटा है। अरे दीदी, एक गाड़ी टकरा गई है खंभे से। शायद किसी को चोट लगी है। जल्दी चल राजू। सुमन और राजू जब पास जाकर देखते हैं तो वो केशव की गाड़ी होती है, जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होता है। वो अपनी फिल्म बनाने के सिलसिले में यहाँ पर आया था और एकदम से उसका संतुलन बिगड़ने से उसकी गाड़ी खंभे से टकरा गई। अरे राजू, इसके तो सिर से खून निकल रहा है। इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। पर हम इसको अस्पताल कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है और रात में तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। देख, वहाँ पर एक ठेला खड़ा है। एक काम कर, उसी को खींचकर लेकर आ। तब तक मैं इसको गाड़ी से निकाल देती हूँ। राजू सुमन बहुत देर की मशक्कत के बाद केशव को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ केशव को पहचान जाता है और उसका इलाज करना शुरू कर देता है। राजू और सुमन वापस अपने कूड़ा घर में आ जाते हैं। कुछ समय बाद केशव को होश आता है। मुझे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? एक कूड़ा बिनने वाली लड़की और उसके साथ एक लड़का था। उन्होंने अगर आपको सही समय पर पहुंचाया नहीं होता तो हम आपको नहीं बचा सकते। वो लड़की और वो लड़का कहाँ गए? कौन थे वो दोनों? इतना तो मैं नहीं जानता, पर दिखने में वो दोनों कूड़ा बिनने वाले लग रहे थे। तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर वो दोनों ना जाने कहाँ चले गए। केशव उन दोनों को तलाश करता है, पर उनकी पहचान न होने की वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता।
उनको ढूंढते वो एक रात सड़क पर घूम रहा था कि तभी उसको अपने डायलॉग की आवाज आई जो बहुत ही अच्छी आवाज में बोले जा रहे थे। दीदी आप तो एकदम फराटेदार डायलॉग बोलती हो। आपके डायलॉग लोग सुन ले तो आपके फैन हो जाएंगे और आप एक अच्छी हीरोइन साबित हो सकती हो। अरे रहने दे राजू, मजाक मत कर। मैं तो वही डायलॉग बोल रही हूँ जो पूरे दिन हम सुनते रहते हैं। ये पास में जो शूटिंग चल रही है उसके डायलॉग तो बड़े मजेदार है, पर इसमें जो हीरोइन है ना वो तो बोल ही नहीं पाती, इतने इजी डायलॉग है। वो जो एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था ना जाने उसको कितनी चोट लगी होगी, हमें तो उससे मिलने भी नहीं दिया गया। दीदी मैंने सुना है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसको समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचाती तो ना जाने उसका क्या होता। केशव राजू और सुमन की बातें सुनकर समझ जाता है कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। वो उस कूड़ा घर में जाता है और उन दोनों को आवाज लगाता है। मैं आप दोनों की कब से तलाश कर रहा था। आप दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आप दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों ने मुझ पर इतना बड़ा रहम किया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। हमें वहाँ भला कौन घुसने देता साहब। आप ठहरे बड़े आदमी, आपके आसपास तो हीरो हीरोइन की लाइनें लगी रहती हैं। हम छोटे आदमी आपसे कैसे मिल सकते थे। केशव कुछ पैसे देने की कोशिश करता है पर सुमन पैसे लेने से मना कर देती है। सुमन की खुददारी देखकर केशव को बहुत अच्छा लगता है। तभी सुमन की बारिश होने लगती है। उस बारिश में धीरे धीरे सुमन का मैला चेहरा धुल जाता है और उसका रूप निखरकर केशव के सामने आ जाता है, जिसे देखकर केशव उस पर मोहित हो जाता है। अगर तुम ये पैसे नहीं लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं। क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी? मैं और फिल्म में काम? क्योंकि मैंने तुम्हारी और राजू की बातें सुनी। तुम बहुत अच्छे डायलॉग बोलती हो। अरे इतना तो अच्छा मेरी फिल्म की हीरोइन भी नहीं बोलती। तुम यहाँ निकल जाओगी। हाँ कह दो हाँ। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम इस पूरा घर में अपनी बाकी की जिंदगी बिताओ। सुमन केशव को हाँ कह देती है और केशव की मदद से वो बहुत अच्छी एक्टर बन जाती है। साहब आपकी वजह से आज मुझे हर कोई जानता है। मुझे अपनी पहचान बनाने में आपकी मदद मिली है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज एक कूड़ा बिनने वाली ही बनी रहती और हर कोई मुझसे घृणा ही करता। सुमन तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम एक अच्छी एक्टर भी हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में मौका दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है कि तुम आज इस मुकाम पर पहुंची हो। केशव और सुमन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी वजह से एक बार वो मौका पाकर सुमन को प्रपोज कर देता है। मुझे तुम पहली नजर में ही भाग गई थी, पर मैंने तुम्हें तब इसलिए अपने दिल की बात नहीं बताई कि अगर मैं तुम्हें वो बात बताता तो तुम उसे मेरा एहसान समझती, और मैं चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है मैं उसी की जीवन संगिनी बनूं। सुमन और केशव की शादी हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। वो राजू को भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। सुमन और राजू की जिंदगी बदल जाती है। सुनीता अपनी सास सुमित्रा देवी के साथ पहली बार एरोप्लेन में अपने पति प्रमोद के पास जाने वाली थी। प्रमोद विदेश में काम करता था। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुनीता का ये पहला एरोप्लेन का सफर था। एयरपोर्ट पर अपने 1.5 साल के बेटे को गोद में लिए वो हर एक आने जाने वाले को घूर घूर कर देख रही थी। कल तक वो एरोप्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखती थी और आज वो खुद उसमें बैठने वाली थी। उसे डर भी लग रहा था और एरोप्लेन में यात्रा करने की खुशी भी थी। वो बार बार अपनी सास से कई सवाल भी कर रही थी। माँ जी एगो बात बताइए, हम गिरेंगे तो नहीं ना एरोप्लेन से? बहू तुम बहुत दिमाग चाटती हो। एक ही सवाल कितनी बार पूछ रही हो तुम? वो क्या है ना माँ जी कि ई हमरा पहला सफर होगा ना हवाई जहाज में, तो थोड़ा हमको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हमरा दिमाग मत खाओ। कुछ देर में प्लेन आ गया। सभी यात्रियों के साथ सुनीता भी प्लेन में बैठ गई और जब प्लेन में बैठकर सीट बेल्ट बांधने की बारी आई तो माँ जी ई वाला बेल्ट हम नहीं बांधेंगे, हमरा पेट दर्द करेगा। अब बताइए 17 घंटा हमें बैठ के जाना है, वो मुन्ना को लेके ओ में इस सीट बेल्ट बांधना हमसे ही ना हो पाएगा। सुनीता की बातों को सुनकर एयर होस्टेस समेत प्लेन के सभी यात्री हंस पड़े। सुमित्रा को बहुत बुरा लगा। तुम दिमाग से सच में पैदल ही हो पैदल। अरे बेवकूफ औरत, ये सीट बेल्ट सिर्फ जब प्लेन उड़े और जब लैंड करे मतलब नीचे उतरे तब भी बांधा जाता है, और अगर नहीं बांधा तो गिर जाओगी। अच्छा ऐसा है, तब तो हम जरूर बांधेंगे, हमको गिरना नहीं है, मुन्ना भी है हमरे साथ। बहरहाल प्लेन में देखो, सुनीता खिड़की के पास बैठी नीचे देख रही थी। माँ जी देखिए ना, ऊपर से देखने पर कैसा अजीब सा लग रहा है, छोटे छोटे से सब।
चुप करो और मुझे सोने दो। लंबी दूरी की फ्लाइट थी, इसलिए लोगों ने लंच किया और सोने लगे, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी। इस बीच उसके मुन्ने ने सुसु कर दिया और रोने लगा। सुनीता ने उसकी पैंट बदली और फिर से उसे सुलाया, लेकिन छोटा बच्चा तो बार बार सुसु करता है ना। उसने एक बार फिर से सुसु कर दिया। ओहो, ऐसे में तो इसके सारे पैंट सुसु से भर जाएंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें धो देती हूँ और सुखा देती हूँ। सुनीता ने अपने मुन्ने की चड्डियों को वॉशरूम में धोया और प्लेन में ही सुखाने के लिए टांगने लगी। लो, सारी चड्डियां टंग गई, अब ये आराम से सूख जाएंगी। प्लेन के यात्री सोए हुए थे, इसलिए किसी को पता नहीं लगा कि सुनीता क्या कर रही थी। अचानक सुनीता की सास की नींद खुली। उसने देखा कि पूरे प्लेन में चड्डियां ही चड्डियां टंगी हुई हैं। अरे ये क्या किया तुमने? ये कोई चड्डी सुखाने की जगह है? तुमने तो मेरी इज्जत का कबाड़ा करने का सोच लिया है, मूर्ख औरत। सुमित्रा देवी अपनी बहू सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसका कारण था उसका गांव का होना। 2 साल पहले की बात है। सुमित्रा देवी बिहार के एक गांव मायागंज में अपने बेटे के साथ शादी में गई हुई थी। वहीं पर सुमित्रा के बेटे प्रमोद ने पहली बार सुनीता को देखा और पहली ही बार में वो उसकी सादगी पर फिदा हो गया था। सुनीता ने बहुत ही सिंपल पीले रंग का सूट पहन रखा था उस दिन। प्रमोद उसकी सादगी पर लट्टू हो गया और सकुचाते हुए उसके पास गया। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता ने इस तरह से किसी गैर लड़के को अपने सामने उसकी तारीफ करते देखा तो वो गुस्सा हो गई। देखिए, इस तरह आप हमको छेड़िएगा तो हम हल्ला करेंगे, और हम काहे अपना नाम बताएं आपको? आप कौन हैं? पुलिस में हैं या जनगणना वाले हैं? सुनीता की बातों को सुनकर प्रमोद की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा, अरे आप तो गुस्सा हो गई। देखिए, हम कोई आवारा या छेड़छाड़ करने वाला लड़का नहीं है। हम तो इंजीनियर हैं। अच्छा, तो आप ही वो इंजीनियर हैं जो गांव का पुल बनाए थे? ससुरा 21 सप्ताह में टूट गया था और पुल टूटने के बाद आप तो ऐसे गायब हुए जैसे कि गधे के सर से सींग। आप तो बहुते बेईमान हैं। रुकिए, अभी हम सभी लोगों को बुलाते हैं और आपकी धुलाई करवाते हैं। बाबा, बाबा, सरपंच काका, बिंदिया चाची, डब्लू मामा, यहाँ आइए। ये देखिए, ये कौन आया है यहाँ। सुनीता की आवाज सुनकर सभी उसके पास आए। क्या हुआ सुनीता? क्या बात हो गई? तुम हमें क्यों बुला रही हो? और कौन आया है? बाबा, ये देखिए, ये वही इंजीनियर है जिसने गांव का पुल बनाया था और पुल गिर गया था। कई दिनों से गायब था ना ये। आज देखो, शादी में भोज खाने को आया है। इसको पकड़ कर रखिए और पुलिस को बुलाइए। लोगों का शोर सुनकर प्रमोद की माँ भी वहाँ पहुँच गई और जब वहाँ जाकर उन्हें सारी सच्चाई का पता लगा तो, अरे बेवकूफ लड़की हो क्या तुम? तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? इतने में सुमित्रा के रिश्तेदार जिनके बेटे की शादी में वो गई थी, वो भी वहाँ पहुँचे। उन्हें जब सारी बातों का पता लगा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे सुनीता बिटिया, ये वो इंजीनियर नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है तो यो इंजीनियर है, लेकिन ये कंप्यूटर इंजीनियर है, बैंगलोर में रहता है। हाँ, देखिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। ये कहकर उसने सुमित्रा और प्रमोद दोनों की तरफ अपने हाथ जोड़े। सुमित्रा ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन प्रमोद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंख मार दी। उसकी इस हरकत पर सुनीता शर्म से लाल हो गई। बहरहाल सुमित्रा के रिश्तेदार की शादी हो गई। शादी के 2 दिन बाद की बात है। उन्हें वापस लौटना था, तभी प्रमोद ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सुमित्रा देवी का पारा चढ़ गया। असल में प्रमोद ने सुनीता से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम कहाँ और वो कहाँ? पूरे दिमाग की पैदल है वो पैदल। याद है ना 2 दिन पहले क्या किया था उसने? तुम्हें तो जेल भिजवा देती वो, और तुम हो कि उस गवारन से शादी करने की जिद कर रहे हो। माँ, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उसका सीधापन है। ऐसे सीधेपन का क्या अचार डालना है? देखो, मैंने सामान पैक कर दिया है, चलो निकलो यहाँ से। प्रमोद हमेशा से शहर में रहा था। उसकी कई शहरी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन वो हमेशा से एक सीधी सादी गांव की लड़की से शादी करना चाहता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो सुनीता से शादी की जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अपने इकलौते बेटे की खातिर सुमित्रा को झुकना पड़ा। प्रमोद और सुनीता की शादी हो गई। शादी के 4 महीने बाद की बात है। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे मेरी कंपनी 5 साल के लिए विदेश भेज रही है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है। अब मैं चीफ इंजीनियर बन गया हूँ। ये सब सुनीता के शुभ कदम का नतीजा है माँ। नहीं तो मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा था विदेश जाने की, लेकिन बार बार अंतिम समय में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। प्रमोद की बातों को सुनकर सुमित्रा चिढ़ गई। तुम विदेश जा रहे हो अपनी काबिलियत की बदौलत, ना कि उस गंवारन की वजह से। माँ, वो पत्नी है मेरी और तुम्हारी बहू भी। हाँ है तो, लेकिन जबरदस्ती की बहू है वो। दिल से मैं उसे नहीं मानती अपनी बहू। प्रमोद इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि बात बढ़ाने से कलेश और बढ़ता। बहरहाल उसने जब ये खुशखबरी सुनीता को दी तो उसने उससे कहा, एक खुशखबरी तो हमरे पास भी है।
अच्छा, क्या है? आप पापा बनने वाले हैं और हम माँ। सुनीता की बातों को सुनकर प्रमोद खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो बहुत उदास हो गया। ओहो, देखो क्या नसीब है मेरा। तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे विदेश जाना पड़ रहा है, वो भी अकेले, क्योंकि अभी फैमिली ले जाने की इजाजत नहीं है। सुनो ना, मैं कैंसिल कर देता हूँ जाना, बाद में देखा जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा काहे करना। आप जाइए ना विदेश, खूब मन लगाकर काम करिए। यहाँ माँ जी है ना, हम सब संभाल लेंगे। प्रमोद का मन तो नहीं था सुनीता को छोड़कर जाने का, लेकिन सुनीता ने उससे इतनी जिद की कि उसे जाना ही पड़ा। कुछ महीने बाद सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन प्रमोद को छुट्टी नहीं मिली तो वो आ नहीं सका। समय और बीता। प्रमोद की कंपनी में इतना काम था कि उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ और सुनीता को वीडियो कॉल किया और कहा, हाँ माँ, देखो कंपनी में भी बहुत काम है, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, लेकिन मेरी कंपनी ने कहा है कि मेरी फैमिली यहाँ आ सकती है। तो एक काम करो, मैं टिकट भेज देता हूँ, तुम लोग यहाँ आ जाओ। प्रमोद ने टिकट करवा दिया। सुनीता और सुमित्रा प्रमोद के पास प्लेन से जा रही थी और उसी दरमियान प्लेन में सुनीता अपने बेटे की चड्ढी सुखा रही थी। सुमित्रा अपनी बहू की इस हरकत पर चिल्लाए जा रही थी। तभी एयर होस्टेस उसके पास आई और बोली, आप क्यों चिल्ला रही हैं अपनी बहू पर? देख नहीं रही हैं आप इसने क्या किया है? पूरे प्लेन में बच्चे की गीली चड्ढियां टांग दी हैं। आंटी देखिए, आपकी बहू जब ये कर रही थी तो हम सारी एयर होस्टेस ये देख रही थी, लेकिन हमने उन्हें नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि वो जो कर रही थी अपने बच्चे के लिए कर रही थी। आपकी बहू को पता नहीं था कि प्लेन में चड्ढियां नहीं सुखानी है। वो शायद पहली बार प्लेन में चढ़ी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने ऐसा करके किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। वो एक माँ है, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है। बेचारी को जो सूझा उसने वही किया। और आपको पता है ना, माँ तो माँ होती है, उसे सही गलत समझ नहीं आता, उसे तो बस बच्चे की फिक्र होती है। एयर होस्टेस की बात को सुनकर सुमित्रा को पछतावा होने लगा। उसने सुनीता समेत सभी से माफी मांगी तो सुनीता ने कहा, माँ जी, बड़े माफी थोड़े ही मांगते हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं। हमको बस अपना आशीर्वाद दीजिए माँ जी, और हमको कुछ नहीं चाहिए। सुनीता की बातों को सुनकर सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया।